Hello students, welcome to Rajiv Sir. Today's topic is life processes from class 10 biology. What is being alive? Or can say what is life? So being alive means being responsive towards environment with a specific molecular movement which is invisible but can be felt or detected. In other words, life is a result of slow molecular movement or at basic level of organization, that is cellular level of organization, or maybe at the organ level of organization of the body. Now, what are life processes? Life processes are the maintenance jobs taking place in the body of all living organisms which are needed for repairing of the worn out cells of the body or maintaining the structure of the body. क्या है लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस एक तरह कुछ तरह के लिए ये मेंटेनेंस जॉब्स हैं. मेंटेनेंस जॉब्स का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे फैक्ट्री में कई मशीन्स होते हैं और उन मशीन के रख रखाव के लिए हमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस जॉब देने पड़ते हैं, है ना? तभी वो मशीन प्रॉपरली वर्क करेगा. क्योंकि जब कोई मशीन वर्क करता है तो कंटिन्यू वर्क करने से उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं और फिर उनको प्रॉपर रनिंग कंडीशन में रखने के लिए हमें उन्हें या तो रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है या उनमें जो किसी तरह के रिपेयर की ज़रूरत होती है तो उन्हें हम रिपेयर करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं. तो हमारा बॉडी भी कुछ इसी तरह के हैं. जब कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो लाइफ उसमें ऑलरेडी कंटिन्यू रहता है और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से उसके सेल, टिश्यू, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं. सेल्स सेल्यूलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर. तो बॉडी में ये एक ऑटोनोमसली एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इनके रिपेयर के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस यही मेंटेनेंस जॉब्स हैं जो किसी सेल के रिपेयर में, टिश्यू के फॉर्मेशन, टिश्यू के रिपेयर में, ऑर्गन के रिपेयर में हेल्प करते हैं. क्योंकि किसी लाइफ को रन करने के लिए कंटिन्यूएशन काफ़ी ज़रूरी होता है और इसी कंटिन्यूएशन के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. जैसे आपने अपने घर में देखे होंगे जार में रखे हुए कुछ सीड्स. तो इन सीड्स में क्या आपको लाइफ देखने को मिलता है? नहीं, इनमें किसी तरह का लाइफ नहीं है. लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें लाइफ को लाया जा सकता है, लेकिन अभी ये लाइफ क्या है? सप्रेस कंडीशन में है. क्योंकि ये प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं. अब उसी सीड्स को अगर हम लें, वाटर में रख दें, तो हम देखते हैं कि ये अंकुरित हो जाता है ना, जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं. और इन्हें जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो उनसे
नया प्लांट जनरेट कर जाता है, यानी कि वो सीड जो है एक प्लांट के रूप में, यंग प्लांट के रूप में डेवलप करता है। तो वहाँ से उसमें लाइफ स्टार्ट हो गया। क्यों भाई लाइफ स्टार्ट हो गया? क्योंकि वहाँ से उसमें वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया और उसे वो सारे रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होने लगे, फूड अवेलेबल होने लगा, लाइट, वाटर, और वहाँ से उनमें लाइफ स्टार्ट, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो प्लांट न्यू सीड्स को जनरेट करता है और इस तरह से ये लाइफ कंटिन्यू रहता है। फिर एक प्लांट डेड होता है और उसकी जगह न्यू प्लांट जन्म लेते हैं और उनमें फिर वो प्रोसेसेस जब तक रहते हैं उनमें लाइफ कंटिन्यू रहता है। तो ये तो हो गई प्लांट की। तो प्लांट जिस तरह से एक लिविंग फॉर्म है, उसी तरह से एनिमल, लेकिन एनिमल में इस तरह से हम नहीं देखते। एनिमल अगर एक बार डेड हो गया तो फिर उसके जगह न्यू लाइफ फॉर्म वो उसके जगह लेंगे, है ना। लेकिन प्लांट में अलग बात है। प्लांट में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को इनएक्टिव स्टेट में, जब वो सीड के रूप में होता है तो उसे इनएक्टिव स्टेट में ले आता है, और जब वापस से उन्हें वो एक्सटर्नल कंडीशंस हम ऑफर करते हैं तो उनमें लाइफ प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं और वो फिर से न्यू लाइफ को लीड करता है। इज दैट क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट topic. What actually are life processes that are important? Life processes are nutrition, respiration, transportation, excretion. These are basic life processes, but there are some other life processes like reproduction and growth and movement. These life processes will also be discussed. But nutrition, respiration, transportation and excretion, these are vital life processes. Vital life processes are very important life processes without which life cannot sustain. Understand? Now come to the first life process, that is nutrition. What is nutrition? So the process of taking food and processing it so as to be utilized as a source of energy in the body is called nutrition. क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और इसे प्रोसेस करता है ताकि ये एनर्जी के सोर्स के रूप में बॉडी में यूटिलाइज हो सके, बॉडी से एनर्जी के रूप में यूज़ कर सके। सो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ कम टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू basic modes of nutrition. First one is autotrophic nutrition and the second is heterotrophic nutrition. Now come to autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Now come to autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? So the process where an organism prepares its own food by collecting raw material from its surroundings. Okay, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, और इसके लिए वो रॉ मटेरियल को नेचर से, सराउंडिंग से कलेक्ट करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उनके लिए वर्ड है ऑटोट्रॉफ्स। सो वी कैन से ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को
ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, algae, photosynthetic bacteria. So these are examples of autotrophs. ये autotrophs होते हैं, ये अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके ओके, नाउ कम टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ autotrophic nutrition, that is photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light and synthesis means to manufacture or to make. So the biochemical process by which all green plants and algae make their own food, that is glucose, in presence of sunlight by the help of chlorophyll, using the raw materials collected from different sources of the surroundings, is called photosynthesis. क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ही वह इवेंट है, वो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स या अलगी या जो भी बैक्टीरिया हैं ये अपना फूड बनाते हैं खुद से, और इनके लिए इन्हें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. और आपको बता दें, रॉ मटेरियल्स के रूप में हम क्या देखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और इसके लिए इन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, और ये क्लोरोफिल को हम बायो कैटलिस्ट के रूप में भी जानते हैं. ओके, सो ये बायो कैटलिस्ट क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन इनके बिना ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, या कह सकते हैं कि ये रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं. ओके, और साथ ही साथ सनलाइट का यूज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सनलाइट ही एनर्जी का वो सोर्स है जिसके प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है. बिना सनलाइट के ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, नाम ही है फोटोसिंथेसिस. तो ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये चूँकि क्लास 10 है, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिटेल्स जानेंगे. और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ना है, जैसे 11, उसके बियॉन्ड, है ना, कॉलेज लेवल में भी इसको पढ़ाया जाता है, और ये उतना ही डिटेल होता चला जाता है ना. तो यहाँ हमें इसके कुछ डिटेल्स को जानने होंगे. जैसे अभी तक आप लोग फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन से वाकिफ़ हैं, दैट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, वेयर ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. लेकिन ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. यहाँ आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो रॉ मटेरियल्स है, और ये असेंबल होकर फॉर्म करता है ग्लूकोज, दैट इज़ एक्चुअल फूड C6H12O6, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ होते हैं, और वाटर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ होते हैं. लेकिन ये प्रोसेस सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. ये प्रोसेस मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली 2 पार्ट में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ लाइट फेज एंड द सेकेंड इज़ डार्क फेज. So let's start with light phase of photosynthesis. So before that, we should know that where does this process take place. So इसके लिए हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को रिकॉल करने की ज़रूरत है. क्लोरोप्लास्ट जो कि सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा. प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, और ये किस तरह से हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये हमें समझने की ज़रूरत है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस.
First one is absorption of sunlight by chlorophyll. Second is conversion of light energy, that is radiant energy, into chemical energy. Third one is formation of ATP and NADP. ATP का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADP ये आपके लिए नया होगा, ये इसे हम जानते हैं निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये एक तरह के एंजाइम होते हैं, है ना, जिनकी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में. इसके बारे में हायर क्लासेस में, क्लास 11 में आप लोग को डिटेल पढ़ना होगा. एंड फाइनली रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू ग्लूकोज, C6H12O6. And one more event, that is evolution of oxygen. Okay, so the main event is formation of CO2 into glucose. जो मेन मोटिव होता है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन है. और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है इन्वायरमेंट में. तो ये आपको ये सारे जो इवेंट्स हैं इन्हें हम टू कैटेगरीज में रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज लाइट फेज. तो लाइट फेज में क्या क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इसके बाद होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ओके, एक बार रिकॉल कर लें. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy. Third one is photolysis of water, that is breakdown of water into hydrogen and oxygen, that is इसे हम evolution of oxygen के रूप में भी देख सकते हैं. इसका मेन photolysis of water का रिजल्ट क्या होता है? evolution of oxygen. इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं और ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है. और फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADP, इसे हायर क्लासेस में एक वर्ड के रूप में हम लोग पढ़ेंगे जिसे कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये भी एक अलग सा टॉपिक है जिसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस क्लास में हमें इसे कॉन्साइज फॉर्म में ही जानना है. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं उन ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नाम की ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. और ये क्लोरोफिल सनलाइट से फोटोन के रूप में एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसका यूज़ होता है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी एक प्रोसेस है जिसे आप लोग को हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ने हैं. फिर इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है वाटर को ब्रेक करने में और ऑक्सीजन को रिलीज़ कराने में. और जो एनर्जी फॉर्म होता है वो ATP नाम के मॉलिक्यूल में स्टोर होता है, ATP और NADP के रूप में. सो ये पूरा जो इवेंट है, यानी सनलाइट के एब्जॉर्प्शन से लेके ATP के फॉर्मेशन तक, इसे हम लाइट फेज के नाम से जानते हैं. इसे हम किस नाम से जानेंगे? लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट से लेकर ATP के फॉर्मेशन तक. और इसके बाद मेन इवेंट है दैट इज़ डार्क फेज. डार्क फेज फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है C6H12O6 में, और यही मेन प्रोडक्ट होते हैं. तो फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का होता है, लेकिन अब ये ग्लूकोज फर्दर एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो बनेगा नहीं, हजारों लाखों ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. और ये स्टोर्ड फूड के रूप में यहाँ स्टार्च फॉर्म होता है, यानी कि हजार ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्च के रूप में लीफ के अंदर या जो भी स्टोरिंग पार्ट है वहाँ स्टोर होते हैं. ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम लोग केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे आपको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ना है, जिसे हम C3 साइकिल के नाम से जानते हैं.
इसे केल्विन साइकिल, केल्विन एक वर्ड है, केल्विन नाम लिया गया है इन साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन, जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जानने वाली बात है कि लाइट फेज कहाँ होता है। तो लाइट फेज होता है, आपको बता दें, क्लोरोप्लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वन इज ग्रैनम एंड सेकेंड इज स्ट्रोमा। तो ग्रैनम जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ग्रैनम क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अबव द अदर, दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। और ईच क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थाइलाक्वाइड। तो ग्रैनम के अंदर होता है थाइलाक्वाइड। एक ग्रैनम के अंदर करीब 40 से 50-60 थाइलाक्वाइड हो सकते हैं, और उस थाइलाक्वाइड के अंदर होता है 200 से 300 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के। और क्लोरोफिल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी। इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड मेनी मोर पिगमेंट्स, ओके, जिनके बारे में आपको हायर क्लासेस में आगे पढ़ने हैं। तो यहाँ आपके लिए आसान है, इतने टर्म्स को अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ने हैं, ओके। लेकिन ये हम समझ लें कि लाइट फेज होता है ग्रैनम के अंदर, यानी थाइलाक्वाइड के अंदर, जहाँ क्लोरोफिल होता है एक्चुअल, है ना। और डार्क फेज होता है स्ट्रोमा पार्ट में, यानी जो क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिक पार्ट होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, उस ग्राउंड सब्सटेंस में ही जो है ये रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के रूप में होता है, जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ओके। सो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा सकते हैं, कुछ अलग हटकर। अब ये है कि क्या लाइट फेज ही एक्चुअल फोटोसिंथेसिस है, या डार्क फेज ऐसा है क्या कि डार्क फेज नाइट में होता है और लाइट फेज लाइट में होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। तो डार्क फेज का ये मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस रात में होने वाला है या डार्क में होने वाला है, नहीं। इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट की ज़रूरत होती है वो हमें सिर्फ इसी इवेंट के लिए, यानी जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के माध्यम से, तो बस इसके लिए ही लाइट की ज़रूरत होती है। बाकी ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। बाकी जो डार्क फेज होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के रूप में होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को ऐसे भी कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो लाइट फेज ही एक्चुअल प्रोसेस है जिसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है ना। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, is photolysis of water, evolution of oxygen and formation of ATP and NADP. For reduction of carbon dioxide there is no requirement of डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नाइट में होते हैं, ये साइमल्टेनियसली या कह सकते हैं वन आफ्टर अनदर ये प्रोसेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे जीरोफाइटिक प्लांट्स, यानी डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स जैसे कैक्टस। वहाँ क्या होता है, जो वहाँ जो कि वाटर की स्कैर्सिटी होती है ना, तो उस वजह से इनके जो स्टोमेटा होते हैं थ्रू आउट ये ओपन नहीं रहते हैं। तो उस कंडीशन में इनमें वन आफ्टर अदर ये प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि ये लाइट फेज जो एब्जॉर्प्शन या जो इवोल्यूशन है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, अब ये साइमल्टेनियस वन आफ्टर अदर ये प्रोसेस नहीं होते हैं। इसमें जो है ये पहले आपको जैसे डे टाइम में इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी फिर फर्दर जब स्टोमेटा ओपन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, या जो कहें ये जो फर्दर प्रोसेस होते हैं, यानी कि या केल्विन साइकिल जो है ये कंप्लीट होता है। यानी ये वन आफ्टर अदर ये प्रोसेस यहाँ नहीं होते हैं।
इज़ दैट क्लियर? और ऐसे कई सारे एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक में। हमारे जैसे कैक्टस का एग्जांपल दिया है ना, जिसमें ये आपको बताया गया है कि लाइट फेज और डार्क फेज वहाँ वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ये हमें ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास विल सी अबाउट heterotrophic nutrition and many more facts in this chapter. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें सब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।